देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। नरेंद्र मोदी कल पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इस शपथ ग्रहण में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी शामिल होंगे। मोदी की शपथ लेने से पहले ही उनकी कूटनीति का असर भी दिखने लगा है। मोदी के निमंत्रण के जवाब में पाकिस्तान ने वहां की जेल में बंद 151 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। वहीं श्रीलंका ने होंगे। मोदी की शपथ लेने से पहले ही उनकी कूटनीति का असर भी दिखने लगा है। मोदी के निमंत्रण के जवाब में पाकिस्तान ने वहां की जेल में बंद 151 भारतीय मछुआरों को रिहा कर दिया है। वहीं श्रीलंका ने भी सभी 5 मछुआरों को छोड़ दिया। इसके बावजूद जयललिता जैसे नेता मोदी की कोशिश का विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है जिनके साथ हम चर्चा करेंगे कि क्या ये मोदी के कूटनीति की पहली जीत है। हम सियासी विरोध पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले देखिए आप उन परिवारों की ये खबर जिनके घर आज ही होली और दिवाली मन रही है। गाजीपुर के विश्वकर्मा परिवार में मिठाइयां बंट रही हैं। इस परिवार का बड़ा बेटा दिनेश विश्वकर्मा पिछले 3 साल से पाकिस्तान के कराची जेल में बंद था। शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए मोदी ने नवाज शरीफ को न्योता भेजा तो पाकिस्तानी सरकार ने दिनेश विश्वकर्मा को जेल से रिहा करने का फैसला कर लिया। हम तो यह कहब कि नरेंद्र मोदी हमन के बदे भगवाना बन के आयल हुआ। जितनी बढ़िया से हमन के खबर मिलल है उतनी बढ़िया और लोगन का, असहाय लोगन का मदद करें, उनकी तरक्की मिले और आगे बढ़े। दिनेश विश्वकर्मा का परिवार अकेला नहीं जिसे नरेंद्र मोदी की इस पहल से खुशी मिली है। पाकिस्तान सरकार ने 151 भारतीय मछुआरों को जेल से रिहा कर दिया है और कल सुबह ये सारे लोग बाघा बॉर्डर से अपने वतन वापस लौटेंगे। इधर से छूटी गई है, हम दूसरे पाकिस्तान के बंदे हैं, इसको भी रिहा करो, और इधर भी बंदे हैं इंडिया के, इसको भी रिहा करो। ये बहुत अच्छा लग रहा है। श्रीलंका सरकार ने भी अपने राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे के भारत आने से पहले भारतीय मछुआरों को रिहा करने का आदेश दिया है। President Rajapaksa is very happy to come and to join the celebration in India in terms of his swearing in. So as a gesture that President Rajapaksa decided that all Indian fishermen who are in our custody should be released. So this coming release of 5 would be that. जो भी अमन के कदम हों, सिग्नल्स हों, वो ऑलवेज अच्छी बात रहते हैं, हर वक्त अच्छी बात रहते हैं। पाकिस्तान की भी मैं तारीफ करूंगा इस मामले में कि उन्होंने हमारे जो मछुआरे थे उन्हें छोड़ने का फैसला किया है। मोदी की एक कूटनीतिक चाल ने सैकड़ों परिवार के चेहरे पर मुस्कान ला दी, लेकिन वो भी हैं जो इस कोशिश का विरोध कर रहे हैं। पाकिस्तानी जेल में शहीद हुए सरबजीत सिंह और शहीद हेमराज का परिवार मोदी के शपथ में नवाज शरीफ के शामिल होने का विरोध कर रहे हैं। सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ कि आखिरकार ਤੁਹਾਡਾ देश हिंदुस्तान के प्रति जो इन्ना गुस्सा और इन्नी नफरत कड़वाहट अपने दिल ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ किस मुंह ਦੇ ਨਾਲ आके गल करते हो। तमिलनाडु से दिल्ली तक तमिल आंदोलनकारी श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे का विरोध कर रहे हैं। वो राजपक्षे को तमिलों का हत्यारा करार दे रहे हैं। इस मुद्दे पर सियासत करने वाली तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता ने मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल न होने का फैसला किया है, जबकि बीजेपी के सहयोगी वाइको ने कल जंतर मंतर पर धरना देने की बात कही है। गाजीपुर से आलोक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। एक तरफ जहां विरोध होगा तो दूसरी जगह खुशियां मनाई जाएंगी। अब सवाल यह है कि क्या नरेंद्र मोदी की कूटनीति का एक बहुत बड़ा ये कदम क्या उसे जीत के रूप में माना जाए, और अच्छे दिन आगे हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। विजय सोनकर शास्त्री जी बीजेपी के नेता दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। यूथ कांग्रेस के नेता तहसीन पूनावाला स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी और अवधेश कुमार जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा 3 हमारे सहयोगी अलग अलग हिस्सों से राजधानी दिल्ली के जुड़े हुए हैं। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ गुजरात भवन से मौजूद हैं, राजनाथ सिंह के घर के बाहर से मौजूद हैं नेहा केसरी, और राजपथ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज वर्मा। सबसे पहले रुख यतेंद्र आपका ही करते हुए पहले ये बताइए गुजरात भवन के अंदर अभी क्या चल रहा है?
चित्रा, अभी कुछ देर पहले ही अरुण जेटली वहां से निकले हैं। काफी देर तक गुजरात भवन के अंदर नरेंद्र मोदी के साथ माथापच्ची अरुण जेटली करते हैं। अमित शाह अभी अंदर है और अभी भी जो लिस्ट है उसको अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है और सूत्रों के अनुसार करीब 8 या 9 बजे तक कैबिनेट की जो लिस्ट जो बनाई जाएगी वो राष्ट्रपति भवन भेज दी जाएगी। बिल्कुल, राष्ट्रपति भवन भेज दी जाएगी और नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है, मछुआरों को छोड़ना एक अच्छा कदम है, ये लिखा है नरेंद्र मोदी ने। लेकिन राजपथ चलते हैं और उसके पीछे हम देख भी पा रहे हैं तैयारियां लगभग अंतिम चरण में है। सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम अभी आपको दिखाई दे रहे हैं मनोज? जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, आपको दिखाना चाहेंगे इस वक्त यहाँ पर रिहर्सल चल रही है जी। और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चारों तरफ से जो रास्ता है उसको बिल्कुल बंद कर दिया गया है। जिस तरीके से यहाँ पर कल जो सेरेमनी, ये राजपथ की तस्वीरें आपके सामने हैं, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा हम रुख करेंगे अपने संवाददाता मनोज वर्मा का, लेकिन वहां पर आखिरी रिहर्सल कल चूंकि शपथ ग्रहण शाम 6 बजे होना है, अब से 1 घंटे बाद, यानी कि कुल 25 घंटे का वक्त है। नेहा केसरी का हम रुख कर लेते हैं। नेहा, आपसे हम जानना चाहेंगे, राजनाथ सिंह के घर भी आज पूरे दिन नेताओं के आने जाने का तांता लगा हुआ था, क्या कुछ हुआ है पूरे दिन आज? जी बिल्कुल चित्रा, जिस अंतिम लिस्ट के माथापच्ची गुजरात भवन में की जा रही है उसी अंतिम लिस्ट में शामिल होने के लिए लोग यहाँ पे तांता लगाए हुए हैं। हर प्रदेश के सांसद यहाँ पर आए हैं और अपनी उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हैं राजनाथ सिंह के सामने कि वो एक कट्टर उम्मीदवार हो सकते हैं मंत्री पद के लिए। कई सारे मंत्री यहाँ पे लोगों को हमने सुबह से देखा, आनंद कुमार, राजीव प्रताप रूडी को, अभी गोपीनाथ मुंडे यहाँ से गए हैं, जनरल वीके सिंह गए थे। इसके अलावा कई सांसद जो कि अपनी उम्मीदवारी यहाँ पे दर्ज करा रहे थे कि कम से कम हमें एमओएस ही दे दो, इसके लिए सुबह से तांता लगा हुआ है राजनाथ सिंह के घर के बाहर और अभी भी लोगों का आना जारी है। फिलहाल 8 बजे जैसा कि यतेंद्र बता रहे हैं कि लिस्ट आ जाएगी, तो अब थोड़ा आना जाना कम हुआ है लोगों का। लेकिन अगर हम 3 बजे तक की बात करें तो लगातार लोग आ रहे थे राजनाथ सिंह से मिलने। चित्रा, बिल्कुल, आज पूरे दिन यही देखा भी गया है और 5 बज चुके हैं, इसके 1 घंटे पहले तक यही हाल था। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं और तहसीन, सबसे पहला सवाल आपसे ही। 151 मछुआरे पाकिस्तान से छोड़े गए हैं, 5 श्रीलंका से। उसके बावजूद भी नवाज शरीफ के आने का विरोध क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? 151 परिवारों को देखिए, आज ही उनके घर में होली और दिवाली दोनों ही त्योहार मनाए जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका प्रश्न बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं लगता कांग्रेस किसी चीज का ऑफिशियली विरोध कर रही है। कांग्रेस प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी जी, उनसे सवाल पूछ रही है। यही नरेंद्र मोदी साहब थे, यही अरुण जेटली साहब थे जो बार बार मनमोहन सिंह को ताने मारते थे, बार बार कह रहे थे जब तक बम धमाकों में बातें नहीं हो सकती, जब तक हमारे वीर जवानों की हत्या हो रही है, पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं हो सकती। यही सुषमा स्वराज जो कल शपथ लेने वाली है, इन्होंने कहा जब तक 10 सर वापस ना लाए हमारे वीर सैनिक, तब तक हम उनसे कोई बातचीत नहीं करनी चाहिए। पार्लियामेंट तक को इन्होंने स्थगित कर दिया। आज नरेंद्र मोदी पूरी तरह से यू टर्न कर दिए और बिरयानी डिप्लोमेसी और बिरयानी फैला रहे। जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अशरफ साहब आए थे पर्सनल विजिट पर अजमेर शरीफ, तब सलमान खुर्शीद एज ए मैटर ऑफ प्रोटोकॉल पर्सनल विजिट पर आए थे। कितनी बातें सुनाया था बिरयानी की। यही उद्धव ठाकरे जो कल आ रहे, यही सुषमा स्वराज, यही नरेंद्र मोदी। एक जर्नलिस्ट को भी उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने बीच में ले आए। अब नरेंद्र मोदी साहब क्या कर रहे? पिछले, मैं आपको एक स्टैटिस्टिक देना चाहता हूँ। मैं आपको एक स्टैटिस्टिक दे दूं, उसके बाद आप बात कीजिए। आपका सवाल गलत था। मैं अपने सवाल पर आ जाती हूँ। दो नेताओं का नाम सुन लीजिए। जेपी अग्रवाल साहब ने कहा है कि दाऊद को साथ में लेकर आए नवाज शरीफ। दूसरे शकील अहमद साहब ने कहा है कि बिरयानी ना खिलाएं, जबकि बिरयानी का कोई प्लान भी नहीं था। और एक लंबी फहरिस्त है नेताओं की, किसने क्या कहा ये आपको बता दूंगी। सवाल यही है कि कांग्रेस नेता एक सुर में बात क्यों नहीं कर रहे? 151 परिवारों को क्यों नहीं देखा जा रहा? जवाब दे रहा हूं। आपने इतना लंबा सवाल पूछ लिया, जवाब सुन लीजिए। सबसे पहली बात यह है कि जो आप बात करें दाऊद की, दाऊद लाना चाहिए, ये भाजपा का स्टैंड है। क्या नवाज शरीफ साहब दाऊद ला रहे? क्या उनका स्टैंड बदल गया कि दाऊद इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है? सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो आप कह रहे थे, जब वो उनकी पर्सनल विजिट पे आए तब भी आपने कहा कि कोई किसी तरह की, और उस दिन उद्धव ठाकरे ने कहा एनडीए की मीटिंग के बाद किसी तरह की पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, उस स्टैंड पर वो बदल गए। तो आपने मनमोहन सिंह साहब को इतनी गाली क्यों दी इतने समय? मैं आपको एक चीज पढ़कर सुनाता हूं। देयर मस्ट बी no talks while our strong soldiers are being murdered and butchered on the boundary. अरुण जेटली साहब का ट्वीट क्या बदल गया? अब मैं आपको स्टैटिस्टिक देता हूं। आर्मी ने कहा पिछले 1 साल में कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुआ। पिछले 3 दिनों में, पिछले 6 महीने से ज्यादा हत्याएं हुई है बॉर्डर के ऊपर। हमारे काउंसिलेट पर अटैक हुआ है। ये हत्या नहीं है,
ये इंडिया के ऊपर आक्रमण नहीं है। लेकिन अभी जो कदम बढ़ाए गए हैं पाकिस्तान की ओर से, क्या आप उसका स्वागत नहीं करेंगे? पत्रकार है, देखिए नहीं, आराम से, तहसीन आराम से, तहसीन आराम से। हमारी सरकार नहीं है, हमारी सरकार नहीं है, कोई सरकार नहीं। देखिए, गलत चीज चैनल पर बोलना, हर चीज में आप गलत बोलो, वरिष्ठ पत्रकार नहीं, आराम से आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। बिल्कुल बोल रहे हैं, तहसीन आराम से, तहसीन आराम से। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री है कि नहीं? मनमोहन सिंह कौन है प्रधानमंत्री इस प्रदेश का? मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है। कैसे नहीं है प्रधानमंत्री? आप हाथ लगा, आपको कुछ मालूम है? आप आराम से चलिए, हम चल सकते हैं। विजय सोनकर शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी। मनमोहन सिंह कुछ आपको पता ही नहीं है? अरे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह है अभी। डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन इस वक्त नरेंद्र मोदी ले रहे हैं, उनको बुला लीजिए। मेरी बात सुनिए और शांत हो जाइए। अगर डिसीजन नहीं लिया तो कोई क्या करेगा? 10 साल डिसीजन लिया, जब काउंसिल पर अटैक हो रहा, क्यों नरेंद्र मोदी उस डिसीजन को चेंज कर रहे हैं? मनमोहन सिंह तो बात नहीं कर रहे। तहसीन, आपको तो स्वागत करना चाहिए नरेंद्र मोदी के इस कदम का। तहसीन, आप मेरी बात सुनिए। अटैक हुआ तो क्यों नरेंद्र मोदी यू टर्न ले रहे हैं? आप उसका जवाब तहसीन, आप प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तहसीन, आप 151 उन परिवारों को देखिए। दूसरा बोलेगा क्यों यू टर्न ले रहे हैं? बताइए, आप जवाब दीजिए। आराम से, आराम से। लेकिन ऐसा है नहीं तो आप बीजेपी के प्रवक्ता बनिए ना। अभी तो उन्होंने कुछ कहा भी नहीं है। आप एक बार सुन तो लीजिए। तहसीन आराम से, तहसीन आराम से, आप अपनी बात आराम से। आपके पास तर्क नहीं है तो इस तरह की बातें ऐसा है कि अजब तेरी सियासत, अजब तेरा निजाम, उससे तरफ की बात आप बेकार की बात कर रहे हैं। आप पहला ये डिसाइड कीजिए, आप पत्रकार है या भाजपा? तहसीन, एक मिनट, तहसीन आराम से, एक मिनट, मैं माफी चाहूंगी, एक मिनट। अब इस तरह का व्यक्तिगत आरोप प्लीज एक दूसरे पर मत लगाइए। और तहसीन, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। अगर वो कुछ कह रहे हैं, आपसे वो वरिष्ठ हैं और मैं भी उन्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो आपको उनकी बात का स्वागत करना चाहिए। आराम से बात कीजिए, बिल्कुल आराम से बात कीजिए। विजय सोनकर, एक बार चलते हैं विजय सोनकर शास्त्री जी के पास। उसकी बात कीजिए विजय सोनकर शास्त्री जी, लेकिन कम से कम इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि अच्छे दिन आ गए हैं, क्योंकि आज ही हमने उन गरीब परिवारों के घर में वो खुशियां देखी हैं जो पिछले कई सालों से नहीं देखी गई थी। फिलहाल क्या बीजेपी भी इसे नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक सफलता मान रही है? देखिए चित्रा जी, वास्तविकता तो यही है कि ये बड़ा परिवर्तन हुआ है और खासतौर से देश में जिस तरह का परिवर्तन है वो साफ दिखाई दे रहा है। पर हमें अभी बड़ा दुख हुआ है, खासतौर से ये कांग्रेस के मित्र द्वारा जो बातें बोली जा रही हैं, ये लोग अभी भी सेटबैक से बाहर नहीं आ रहे हैं। ये लोग अभी भी ये नहीं रियलाइज कर रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब यूपीए की सरकार और कांग्रेस का जो कुशासन था वो समाप्त हो गया है। ये थोड़ा सा सोचते और थोड़ा सा इनके पास इतनी भी क्षमता नहीं है कि थोड़ा आराम से देखें कि क्या हो रहा है। बिल्कुल। ये अगर मान लीजिए विदेशी मेहमान भारत में आ रहे हैं तो उसमें क्या केवल पाकिस्तान के लोग आ रहे हैं? क्या बांग्लादेश, केवल श्रीलंका के लोग आ रहे हैं? ये तो एक प्रोटोकॉल के तहत एक औपचारिकता पूरी की जा रही है। और अगर विदेशी मेहमान भारत में आते हैं तो उनको क्या खाना नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल। लेकिन ये लोग इतने बौखलाए हुए हैं कि इन बातों को भी एक तरह से इशू के रूप में ले रहे हैं। थोड़ी सी अगर ये धैर्य धारण करें, अगर देश के बारे में इनको थोड़ी सी चिंता हो तो थोड़ा सा ये लोग रुक सकते हैं। जल्दीबाजी क्या है? बाकी लोगों पर भी चलते हैं। एक मिनट, अभी देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है, इस परिवर्तन का क्या प्रभाव दिख रहा है देश पर। बिल्कुल, परिवर्तन का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। हालांकि क्या इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा, लेकिन चूंकि तहसीन ने कुछ बातें जोड़ी हैं और उस पर अधीर जी आपसे मेरा ये सवाल है। न्यूयॉर्क टाइम्स में लिखा है, हिंदू राष्ट्रवादी मोदी ने चुनावी मुहिम में ही वादा किया था कि भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा। उन्होंने इसके लिए जमीन तैयार करना शुरू कर दिया है। जिस तरह से विदेशी मेहमानों को बुलाया गया है शपथ ग्रहण समारोह में, इसको किस तरह से देखा जाए? देखो, ऐसा है कि ये एक बहुत ही, मैं समझता हूं कि उचित कदम है जी, क्योंकि जो आप कह रहे हो अच्छे दिन तो देश की आंतरिक दशा पर निर्भर करती है। बिल्कुल। लेकिन दक्षिण एशिया ऐसा प्राकृतिक रूप से जुड़ा है कि हम एक दूसरे के परस्पर पूरक हैं।
उसमें केवल पाकिस्तान नहीं है। आज की दुनिया में आपकी सुरक्षा के कई आयाम सीमा के बाहर हैं, आपके विकास के कई आयाम सीमा के बाहर हैं। तो उनको अगर आप जोड़ के नहीं चलेंगे तो आप वो उपलब्धियां हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए कूटनीति का महत्व है। मेरा कहना यह है कि नरेंद्र मोदी एक क्षेत्रीय नेता रहे हैं, वैदेशिक नेताओं से उनके संबंध नहीं रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करने का पहला लाभ तो यह होगा कि एक सीधा परिचय और संवाद होगा। और तहसीम को तो मैं समझता हूं कि पता नहीं 1977 में इनकी कितनी उम्र थी। मोरारजी भाई सीधे जियाउल हक से बात करते थे और जब सीमा पर सेना इकट्ठी हुई तो जैसे ही पता चला मोरारजी भाई ने सीधे शांत रहो, एक मिनट शांत रहो, आपकी बात सीधे मोरारजी भाई ने जियाउल हक को फोन किया, वो बताया कर रहे हैं आप। और पाकिस्तान जैसे ही पता चला मोरारजी भाई ने सीधे शांत रहो, एक मिनट शांत रहो, आपकी बात सीधे मोरारजी भाई ने जियाउल हक को फोन किया, वो बताया कर रहे हैं आप। और पाकिस्तान एक सेकंड, जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को न्योता दिया, आप क्यों से कहीं नहीं जाना? पाकिस्तान ने वापस बुला लिया, क्यों कहे आप? मनमोहन सिंह की जो पाकिस्तान नीति थी, उसका जवाब दीजिए आप। मनमोहन सिंह ने की जो पाकिस्तान नीति थी वो अटल बिहारी वाजपेयी के नीति का विस्तार था, लेकिन उसमें एक रूपता नहीं थी। मनमोहन सिंह की पाकिस्तान नीति पर अनेक प्रश्न मैं यहां उठा सकता हूं, लेकिन उसमें नहीं जाऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस जैसी देश की एक पुरानी पार्टी जिसने लंबे समय तक राज किया, एक चीज आपकी विदेश नीति के मामलों एक सेकंड चित्रा, अगर नरेंद्र मोदी आतंकवाद के मुद्दे पर नवाज शरीफ के सामने नरम होते हैं तब वो दोषी माने जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिकों के सिर कटने के नाम पर दोषी होते हैं तो अगर झुकते हैं तब वो माने जाएंगे। भारत के मुद्दे नहीं उठाते हैं तब माने जाएंगे। लेकिन दक्षिण एशिया के हम बाकी देशों को आमंत्रित करें और सबसे बड़ा दक्षिण एशिया के देश को आमंत्रित नहीं करें, ये अपरिपक्व बात है और इससे हमारे देश की अपरिपक्वता झलकती है। कांग्रेस जैसी पुरानी पार्टी से मेरी अपेक्षा है कि वो संयमित वक्तव्य दे, बाकी देश के अंदर जो लड़ाई है वो लड़ते रहे। आप मेरी बात सुनिए, तहसीन आप मेरी बात सुन लीजिए। 8 जनवरी 2012 का ये 2013 का पूरा मामला था जब शहीदों के सिर काट कर ले गए पाकिस्तान, ठीक है। उसके एक हफ्ते के बाद मनमोहन सिंह टीवी पर आकर दुख जाहिर करते हैं। उस एक हफ्ते का वक्त लग जाता है किसी प्रधानमंत्री को, क्या ये उनकी विफलता नहीं थी? दूसरी चीज सुनिए, दूसरी चीज सुनिए, आप मेरी दूसरी चीज सुन लीजिए। दूसरी चीज ये है, नरेंद्र मोदी की ओर से सार्क देशों को सिर्फ इनवाइट किया गया है, उस पर अगर 156 भारतीय मछुआरों को छोड़ दिया जाता है, कांग्रेस पार्टी को इसका स्वागत करना चाहिए। और आप इस तरह की हंसी हंसेंगे तो लोगों को बहुत दुख भी होगा। जवाब दूं आपको 44 सांसदों तक। एक बार मैं प्रदीप जी मैं जवाब ले लूंगी, एक बार प्रदीप जी से इसका जवाब ले लूंगी। प्रदीप जी जवाब तो ऐसा है, इन लोगों को अभी ये पता ही नहीं कि सत्ता इनके हाथ से निकल चुकी है। 2004 से लगभग 2010 तक बीजेपी ने एक खिसियाए हुए विपक्ष की भूमिका निभाई थी, सरकार की आलोचना के नाम पर आलोचना जी। मुझे आज कांग्रेस के प्रवक्ता की बात से वैसा ही लग रहा है कि ये इतिहास अपने को दोहराने जा रहा है। कांग्रेस पार्टी भी ये कह रहे हैं कि आलोचना करती थी जिस बात पर बीजेपी कांग्रेस की, आज वही काम कर रही है, तो इन्हें तो खुश होना चाहिए कि अगर बीजेपी ये जिस लाइन पर चलना चाहते थे, देश की विदेश नीति को ले जाना चाहते थे, उस पर चल रही है, तो इनको स्वागत करना चाहिए कि चलिए देर से ही सही इनको हमारी बात तो समझ में आई। तो उसका भी विरोध हो रहा है। देखिए, एक ऐसा नरेंद्र मोदी ने दक्षिण एशिया के देशों के प्रमुखों को बुलाकर एक संदेश देने की कोशिश की है कि हम अपने पड़ोसियों से संबंध सुधारना चाहते हैं। बिल्कुल। मैं जवाब के लिए आपको वातावरण जो है शांतिपूर्ण चाहिए, युद्ध के साथ या इस तरह के वातावरण में कोई देश विकास नहीं कर सकता, सबका विकास प्रभावित होता है। उनकी कोई, जैसा अवधेश जी ने कहा कि विदेशी जो मेहमान आ रहे हैं उनमें से किसी से कोई पहले से जान पहचान या राब्ता नहीं है। अब मैं जवाब वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है कि हम सत्ता में आए हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, हम बात को आगे ले जाना चाहते हैं कि जिससे दोनों या सब मिलकर विकास करें। बिल्कुल। तो इसका किसी को भी इस समय भाई आगे गलतियां करेंगे नरेंद्र मोदी, बीजेपी करेगी, उसकी आलोचना करने का विपक्ष को अधिकार है,
लेकिन आज उन्होंने जो कदम उठाया है वो निश्चित रूप से सराहना और के योग्य है और उसका स्वागत हो रहा है। बिल्कुल, और उसका हर जगह स्वागत भी हो रहा है। लेकिन तहसीन, आप जवाब दीजिए, इतनी तुरंत मिजाजी कांग्रेस पार्टी की ठीक नहीं है। 44 सीटों पर आप लोग सिमट गए हैं, 44 सीटों पर आप सिमट गए हैं और देश देख भी रहा है। आप मुझे देखने एक से, सबसे पहले मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, यूथ कांग्रेस कांग्रेस जुड़ा हुआ है ना, जैसे भी आप कांग्रेस पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। आप मुझे अगर बोलने नहीं देंगे तो आप प्लीज बोल दीजिए। आप बोलिए। सबसे पहली बात जो ये इन्होंने कहा, मैं शुरुआत ही इस बात से कहा कि मैं मोदी साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने ये स्टेप लिए। सवाल ये नहीं कि उन्होंने नवाज शरीफ को क्यों इनवाइट किया, करना चाहिए, वो सही चीज है, लेकिन यही नरेंद्र मोदी, यही अरुण जेटली, यही सुषमा स्वराज और यही उद्धव ठाकरे मनमोहन सिंह को कोस रहे थे। अब इन्होंने कहा कि वो गलत था। अच्छा, एक तो माना, काश भाजपा के प्रवक्ता मान रहे कि ये गलत था, मनमोहन सिंह की नीति ठीक थी। अब दूसरी बात जो हम कह रहे हैं, जो अवधेश जी ने कहा कि टेरर थी, सर एक मिनट, मैं जो आप टेरर पे कह रहे, भाजपा सॉफ्ट है, भाजपा का रिकॉर्ड ही देख लीजिए। पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, टेररिस्ट को बिजनेस क्लास। अरे आप अगर मुझे बोलने नहीं देंगे, ऐसे आप रिकॉर्ड की बात करें, आपने मनमोहन सिंह का रिकॉर्ड निकाला, सारे मेरे अगेंस्ट हो जाते, सारे बिजनेस क्लास। आपने टेररिस्ट को अफगानिस्तान भेजा, इनका रिकॉर्ड क्या है? कबाब खाए आप लाहौर जाकर, उसके बाद कबाब पे जा रहे हैं, बिरयानी की बात बीजेपी का रिएक्शन ले लेते हैं। चलिए एक बार हम चलते हैं विजय से, इनका रिकॉर्ड देख रहा है। पाकिस्तान, मनमोहन सिंह की पाकिस्तान नीति का 10-25 गलतियां यहाँ रख सकता हूँ क्योंकि मेरा वो विषय है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ ना, करने के लिए सुनो ना यार, क्या शोरगुल करने के लिए आए हैं। नहीं विजय जी, एक उदाहरण देता हूँ। चित्रा, देखो अटल बिहारी वाजपेयी जब थे, मनमोहन सिंह के, एक सेकंड, मनमोहन सिंह की सरकार ने एक निर्णय लिया कि भाई ईरान के न्यूक्लियर के विरुद्ध हमको मत देना है, बीजेपी उसका विरोध करने लगी। मनमोहन सिंह जी ने अटल जी को फोन किया, अटल जी स्वयं बाहर आए, कहे कि विदेश नीति पर देश में एकता होनी चाहिए, और फिर भाजपा उस मुद्दे पर शांत हो गई और पूरा देश उसमें ईरान के खिलाफ जो सरकार ने मत दिया था उसमें संपूर्ण देश उसका जवाब देता हूं। आराम से तहसीन, आराम से, वही भाजपा क्या करी, जब बांग्लादेश को जमीन देना था, जब अग्रीमेंट हो गई, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था, क्या करी भाजपा ने? ममता जो बांग्लादेश वो ममता पर नहीं, जो लैंड एक्सचेंज 3 बीघा क्या की भाजपा ने? पार्लियामेंट तो हम लोग भी खिलाफ थे, नहीं देने का, इंस्टॉल किया। देखो दूसरी बात है, देखो 3 बीघा जमीन देने के हम लोग भी खिलाफ है, उसका स्ट्रेटेजिक महत्व था। आप खिलाफ हो, वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू था, जिससे बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को फायदा हो, जिससे बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते पर क्या की हमको कोई, आप मुझे जवाब दीजिए। सुषमा स्वराज जी ने ये ट्वीट किया, सुषमा जी ने ये ट्वीट किया है, ये क्या है? When the heads of our soldiers are cut, we should not be talking to Pakistan. आज उनके सामने वो मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। टॉकिंग का मतलब क्या है? कंपोजिट डायलॉग नहीं करना, लेकिन उसको फोन थोड़े नहीं करेंगे कि आपके सैनिक हमको काट रहे हैं। प्रधानमंत्री पर्सनल विजिट, अरे कंपोजिट डायलॉग नहीं होगा बगैर, अरे आप फोन करोगे तभी ना उनको कंपोजिट डायलॉग हो रहा है। कंपोजिट डायलॉग एक बार विजय सोनकर शास्त्री जी के पास भी चल सकते हैं। तहसीन लेकिन आराम से, हमको लगता है कि तहसीन आराम से एक बार विजय सोनकर शास्त्री जी के पास हम चल सकते हैं। आदमी को बैठा दिया गया है जी। विजय जी आप अपनी बात पूरी है नहीं, लेकिन आज पहली बार ऐसे गुस्सा कर रहा है। सॉरी सर, मैं बताना चाहता था, सॉरी सर। देखिए चित्रा जी, पहले इनको बंद चुप कराइए। ये कांग्रेस के नेता हैं या क्या हैं ये समझ में नहीं आता। ऐसे लोग बहसी लोग हैं। अरे सर आप पर्सनल, ये लोग समय बर्बाद कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि इस बहस में कांग्रेस के ऐसे लोग बैठे जो केवल शोर करना चाहते हैं और शोर करके बहस की दिशा को बदलना चाहते हैं। इस प्रकार से बहस नहीं चल सकता है। नहीं, आप गलत। अरे आप शांत, एक बार सुन लीजिए उनकी बात। आप कब से बोल रहे थे, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। तरीका नहीं है जी। यहाँ सारे लोग बैठे हुए हैं हम लोग, लेकिन पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को आगे भारत कैसे लेकर जाएगा? विजय जी इस सवाल का जवाब दीजिए, ब्रेक के लिए जाना है। दे सकते हैं जी, जवाब नहीं, इसलिए पर्सनल टिप्पणी कर रहे हैं।
नहीं, देखिए ये तो सही है कि इस समय देश एक ऐसे परिस्थिति से निकला है और सारी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। विदेश नीति तक हमारे देश की इस कदर हो चुकी थी, एक तरह से कि अपाहिज की तरह हो रहा था। चाइना हमारे देश में घुसकर आ रहा था, हमारे सैनिकों का सिर काट करके ले जाया गया था पाकिस्तान द्वारा, और सीमा पर जो आतंकवादियों ने इस देश में इतनी ज्यादा गतिविधियां पैदा कर दी थी कि खासतौर से कश्मीर हमसे अलग थलग दिखाई दे रहा था। आज समझ ये आया है कि ये सारी समस्याओं का समाधान चलिए, जो सवाल आपने उठाए हैं विजय जी, उसका जवाब हम यहाँ पर देंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना है, लेकिन हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। नवाज शरीफ भी आ रहे हैं और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी। इन सब के बीच 156 परिवारों के लिए खुशी की बात है, क्योंकि मछुआरों को ये दोनों ही देश रिहा कर रहे हैं। होंगे फौरन हाजिर, आप कहीं मत जाएगा। नरेंद्र मोदी कल पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं आखिर इस ऐतिहासिक पल के लिए राष्ट्रपति भवन के अंदर तैयारियां क्या की गई हैं। देश के जननायक के तौर पर उभरे नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी की जा रही है। इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है वो सिटिंग प्लान, जिसके मुताबिक वीवीआईपी से लेकर बाकी मेहमानों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। देखिए, ये है राष्ट्रपति भवन का वो प्रांगण जहाँ 26 मई को शाम 6 बजे नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। यहाँ सीढ़ियों के करीब एक भव्य मंच बनाया जा रहा है, जिसमें नए प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लोगों को राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। मेहमानों के बैठने के लिए अर्धचंद्राकार में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इन कुर्सियों में सबसे आगे वीवीआईपी बैठेंगे, उनके पीछे वीआईपी के बैठने की राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। मेहमानों के बैठने के लिए अर्धचंद्राकार में कुर्सियां लगाई जा रही हैं। इन कुर्सियों में सबसे आगे वीवीआईपी बैठेंगे, उनके पीछे वीआईपी के बैठने की व्यवस्था होगी। उसके बाद यहाँ मीडिया के लोगों के बैठने का इंतजाम किया जा रहा है। इन सबके पीछे यहाँ उन बाकी मेहमानों को बैठाया जाएगा जिन्हें इस खास समारोह में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। मनोनीत प्रधानमंत्री मोदी को पहले ही एसपीजी सुरक्षा मिल चुकी है। देश दुनिया के बाकी वीवीआईपी मेहमानों को देखते हुए एनएसजी और दिल्ली पुलिस की भी तैनाती की जा रही है। इसके साथ ही समारोह पर आईबी की भी पैनी नजर है। शपथ की पल पल की खबर सिर्फ आप इंडिया न्यूज पर देखेंगे। तैयारियां लगभग अंतिम चरण में वहां पर हैं। किस तरह से इस वक्त वहां पर तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। नेहा केसरी और मनोज वर्मा आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बार मनोज, पीछे की तस्वीरें आप दिखाइए। राजपथ पर आप मौजूद हैं, तैयारियों को अंतिम चरण वहां पर दिया जा रहा है। सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और कहा जा रहा है गणतंत्र दिवस के मुकाबले सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए चित्रा, आपको दिखाना चाहेंगे इस तरफ सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। राष्ट्रपति भवन की तरफ जाने वाले हर रास्ते को बंद किया गया है। जैसा कल होगा वैसा आज रिहर्सल में वैसा ही किया गया है। गाड़ियां लगातार राष्ट्रपति भवन की तरफ से यहां पर आ रही है, रिहर्सल लगातार यहां पर चल रही है। राष्ट्रपति भवन की तरफ जो भी रास्ता आता है उस रास्ते को बंद किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। आपको बता दूं चित्रा कि तकरीबन 10,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं। इसमें एसपीजी है, एनएसजी है, पैरामिलिट्री फोर्स है, दिल्ली पुलिस के जवान है और इस वक्त जो रिहर्सल चल रही है उसमें भी सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं ताकि किसी भी तरीके की कोई चूक ना हो सके। और तो आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं, जो सरकारी बिल्डिंग्स हैं, वहां पर भी स्नाइपर्स की तैनाती की गई है और वो भी अपनी पैनी नजर इस पूरे रूट पर रखेंगे और जो कल समारोह होगा उस पर रखेंगे। जी चित्रा, बिल्कुल। और हम कौन कौन से रास्ते बंद रहेंगे वो भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। नेहा केसरी का रुख कर लेते हैं। नेहा, ये बताइए राजनाथ सिंह का अब आगे का पूरा प्लान क्या है, क्योंकि 24 घंटे तकरीबन बाकी हैं शपथ ग्रहण के। उसके ठीक पहले आगे क्या कुछ करेंगे अब बीजेपी के अध्यक्ष? जी बिल्कुल, उनका मिलना मिलाना हो चुका है और अब जहां तक उम्मीद की जा रही है कि अब मिलने वालों का तांता थोड़ा कम हो सकता है। उसके बाद हो सकता है राजनाथ सिंह अपने घर पे ही रहे या फिर जा सकते हैं गुजरात भवन के में भी उनका आगे का कार्यक्रम बताया नहीं गया है। राजनाथ सिंह फिलहाल जो भी कार्यक्रम अपना रख रहे वो अचानक से बना ले रहे हैं, तो फिलहाल लोगों का आने का तांता थोड़ा कम हुआ है। अगर अब सांसदों की बात करें तो 3 से 4 बजे तक काफी सारे सांसद हैं जो लगातार राजनाथ सिंह से मिलकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। अब लिस्ट बनाए जाने की माथापच्ची चल रही है, तो बस उसी की आखिरी की तैयारी चल रही है और उसके बाद राजनाथ सिंह क्या करते हैं उनके ऑफिस में भी नहीं पता, ये खुद राजनाथ सिंह जानते हैं कि आगे उन्हें क्या करना है। चित्रा,
चलिए, बहुत शुक्रिया नेहा केसरी आपका, मनोज वर्मा आपका इस पूरी बातचीत के लिए। आगे भी आप लोगों से जानकारी हम लेते रहेंगे। फिलहाल कल सार्क देशों के तमाम प्रतिनिधि सुबह सुबह ही पहुंचेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का भारत आना, और उसी पर हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। लेकिन विजय सोनकर शास्त्री जी, एक सवाल तो पूछा जाएगा ना, अगर नरेंद्र मोदी की रैलियों को हम उठाकर देख लें तो पाकिस्तान को लेकर उनकी लाइन बिल्कुल अलग रहती थी, लेकिन जैसे ही वो सत्तारूढ़ हुए उसके बाद उनकी लाइन अलग हो गई। इतना ज्यादा फर्क इतने कम दिनों में कैसे आ गया? देखिए, नरेंद्र भाई मोदी ने पहले भी अपने तमाम रैलियों में कुछ बातें कही थी। अगर उन बातों को स्मरण किया जाए तो सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। उन्होंने पड़ोसी देशों से संबंध के बारे में कहा था कि हम आंखें दिखा करके नहीं और न ही आंखें झुका करके संबंध बनाना चाहते हैं, हम आंख से आंख मिला करके संबंध बनाना चाहते हैं। ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कूटनीति है, ये अपने आप में ही एक विदेश नीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसको आप समझ सकते हैं। और उसका परिणाम भी आया। आज जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री का शपथ लेने जा रहे हैं और सार्क देशों के लोगों को जब अपने यहाँ बुलाया तो उन देशों से कुछ न कुछ रिएक्शन भी सामने आया है, वहां प्रतिफल भी सामने आ रहा है। आप सोचे कि जो मछुआरे हमारे यहाँ अनिश्चित काल के लिए पड़ोसी देशों के जेलों में पड़े थे, आज वो छूट करके हमारे देश में आ रहे हैं और उनके घरों में खुशियां मनाई जा रही हैं। उनके मासूम बच्चे अपने बाप को देख रहे हैं, अपने पिता को देख रहे हैं, तो उन्हें कितनी खुशी हो रही है। ये हकीकत में ये तो एक वानगी है, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में एक भारी परिवर्तन दिखाई देगा और भारत जो एक बिल्कुल जैसे मछुआरों के परिवारों में अच्छे दिन हम देख रहे हैं, उसी तरह के अच्छे दिन देश भी देखेगा। इसी बात की उम्मीद भी पूरा देश कर रहा है नरेंद्र मोदी से, और इसीलिए बहुमत भी उन्हें दिया गया है। लेकिन आपकी सहयोगी शिवसेना तो जम्मू में विरोध कर रही है, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे तय नहीं कर पाए हैं कि कल उनके मंत्री शपथ लेंगे या फिर नहीं लेंगे। उनका क्या करेंगे फिर आप लोग? देखिए, हर पार्टियों के अपने निजी कुछ रिजर्वेशंस होते हैं, लेकिन बृहद और राष्ट्र हित में अगर देखें तो कहीं न कहीं इन सब बातों का अर्थ गौड़ होता नजर आता है जी। और जिस परिस्थिति में आज कम से कम देश में एक सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, ये सिर्फ सत्ता का परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था का परिवर्तन हो रहा है। हर आम व्यक्ति अपने आप को ये महसूस करना चाहता है कि हमें जो नई सरकार आ रही है इससे लाभ होने जा रहा है, हमारा हित होने जा रहा है। समाज का एक दूसरा अर्थ भी है, सोच रहा है ऐसे पर्सनल विजय सोनकर शास्त्री जी, आंख से आंख मिलाने का एक दूसरा भी अर्थ है। कई बार आंखें चार भी होती है, तो ये आपने जो कहा कि वो आंख से आंख मिलाएंगे तो क्या होगा उसमें? नहीं, देखिए, आंख से आंख मिलाने का सिर्फ यही संदेश जाता है कि हम किसी को दबाना नहीं चाहते हैं और हम किसी के से दबना भी नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारा जो रिलेशन होगा एक सामान्य रिलेशन होगा और हम स्वाभिमान के साथ जी सके। और हम किसी के ऐसा नहीं कि अगर कोई पड़ोसी देश हमारे साथ ज्यादती करता है या हमारे सैनिकों का सिर काट करके ले जाता है तो उसमें हम चर्चा करने की कोशिश करें या मौन रहें। हम उसका प्रतिकूल जवाब देंगे, उचित जवाब देंगे और आवश्यकता पड़ेगी तो उसी के आवाज में, उसी के रूप में हम उसको जवाब देंगे। न हम किसी से झुकेंगे न किसी को झुकाएंगे, यही लाइन है नरेंद्र मोदी की। तहसीन नहीं, मैं सबसे पहले मैं फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं, मैं इसके पक्ष में हूं, शांति होनी चाहिए। मैं खुद लाहौर काफी बार जाता हूं, लेकिन मैं जो इस बात पर अग्रेसिव हो रहा हूं, जो बताना चाह रहा हूं, दोनों जो वरिष्ठ पत्रकारों ने माना कि भाजपा ने हिपोक्रेसी की, और मैं इस हिपोक्रेसी पर नाराजगी जताता हूं। मैं आपको और एक ट्वीट पढ़कर सुनाता हूं, जब मनमोहन सिंह जी को न्योता आया नवाज शरीफ जी की तरफ से कि वो आए स्वेरिंग इन में, द प्राइम मिनिस्टर मस्ट नॉट डू एनी बिजनेस विद पाकिस्तान टिल द टाइम our soldiers and our consulates and our land is not being attacked। हमारे काउंसुलेट पे 3 दिन हमारी सरकार थी, ठीक है, मान लो
हुआ अटैक, आप क्यों जा रहे हो? तो मैं इस पर 4 लाइन कहना चाहता हूँ। मैं इस पर व्यक्तिगत हमले के मैं 4 लाइन कहना चाहता हूँ। कायर ही नफरत, कायर ही हिंदुस्तान की, उसको हिंदुस्तान का जमीन माना जाता है। नफरत ही, कायर ही नफरत फैलाते हैं, कायर ही फिर मुकर जाते हैं, कायर कायर ही रहते हैं, जल्दी बदल जाते हैं। तो आपको जो मुझ पर व्यक्तिगत हमले करने, लेकिन आपके दर्शकों को एक बात बता दूं सर, कश्मीर में कभी भी ये स्थिति नहीं थी। 10 साल यूपीए के और सारे वरिष्ठ पत्रकार मानेंगे कश्मीर हमसे अलग होने की जो स्थिति थी, जो आपने कहा, ये कभी नहीं आई थी। ये एंकर और दोनों वरिष्ठ पत्रकार इस बात को मानेंगे। तो आपने जो आपके दर्शकों को कहा है विजय साहब, ये गलत कहा है, इस बात को आप मान लीजिए। नहीं, लेकिन सुनो, मैं 2 बातें यहां कहूंगा। एक तो शिवसेना वाला इशू है। देखिए, अटल बिहारी, एक सेकंड विजय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने बड़ा इनिशिएटिव लिया और शिवसेना उस सरकार में शामिल थी जी। तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ा, वो करते रहे जितना उनको मर्जी थी, बस लेके गए, शिवसेना सरकार से हटी नहीं थी। लेकिन जहां तक कश्मीर नीति और पाकिस्तान नीति की बात है, तो सच यही है कि नेहरू जी का छोड़ दो, उसके बाद अगर कोई बोल्ड इनिशिएटिव लिया गया था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में लिया गया था। और पहली बार पाकिस्तान की सरकार ने समझौते पर हस्ताक्षर किया कि हम अपनी जमीन का 1 जनवरी 2004 को भारत में आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और वो पार्लियामेंट की जिसकी अटैक की बात करते हैं, उसके बाद भारत ने पहला स्टेप लिया कि सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा किया। उसको सुनो, उसको कोएर्सिव डिप्लोमेसी कहते हैं कि हम प्रदीप जी के पास प्रदीप जी का भी गलत हो। अरे आप थोड़ा सा गलत कह रहे हो, बहुत टोक रहे हो, मैं माफी चाहता हूं, बोल लेने दो, आप थोड़ा सा गलत हो, बोल लेने थोड़ा से आप गलत हो, बोल लेने तो मैं गलत नहीं, मैं सही करना चाहता हूं। जो उन्होंने वाजपेयी जी ने जो सैनिक लगाए थे बॉर्डर पर और जो सैनिकों को विड्रॉ किए, हिंदुस्तान के इतिहास में इतने ज्यादा सैनिक की मृत्यु, शहीद इतने ज्यादा सैनिक एक समय पर कभी नहीं हुए। कोई शहीद नहीं हुआ, देख लीजिए, मालूम है, मैं चैनल पर यूट्यूब पे ये वीडियो एक गोली नहीं चली, आपको मालूम ही नहीं है। देश की सम्मान की बात देश के लिए आपको नहीं मालूम है, गलत बोल रहे हैं। अरे आप गलत बोल रहे हो, मिलिट्री नहीं, हमको मालूम है रिकॉर्ड। अरे सर, क्या हुआ? गलत है चित्रा जी, आप गलत चीज बोले। इसका परिणाम यह हुआ, सुनो, इसका परिणाम यह हुआ कि सुना ना, पूरी दुनिया की नजर पड़ी, अमेरिका, यूरोप के देश आते रहे और मुशर्रफ को पहली बार उसके बाद घोषणा करनी पड़ी। और आज जो सैनिक हमारे शहीद हुए, तैयबा जैसे मोहब्बत जिस सब पर बैन है, उसी समय बैन लगा था और नए ऐसे संगठन बनाने बंद हुए थे। विजय जी, मैं आती हूँ आपके पास, प्रदीप जी का कमेंट ले लेती हूँ, उसके बाद एक ब्रेक पर जाना है। बीच में टोक के तो अरे मेरी बात ऐसे ही नहीं, पर मेरी बात अवधेश जी, एक सैनिक नहीं मरा था, कैसे बात कर रहे हैं? ऑपरेशन में सैनिक मरे थे, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं। अच्छा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से चर्चा आगे बढ़ा लेंगे। एक बार प्रदीप जी से भी कमेंट ले लेने में बहुत देर से तो मान लीजिए कि तहसीन जो कह रहे हैं वो सब सही है, बाकी दुनिया जो बोल रही है सब गलत। आपको रिकॉर्ड के साथ कह रहा हूं, चैलेंज दे रहा हूं। आप देर में पैदा हुए, देश का दुर्भाग्य है जी। पहले जी विजय जी, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन प्रदीप जी एक और सवाल है। हमने देखा था कि आप मेरी बात सुन लीजिए, तहसीन कम से कम बंद कीजिए, तमीज से बात कीजिए। चलिए, इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। बहुत ज्यादा गहमागहमी हो गई है, हमारी ये चर्चा लगातार जारी है। नवाज शरीफ कल पहुंच रहे हैं दिल्ली, लेकिन उसके बाद क्या भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच एक नई शुरुआत देखी जाएगी? इसी पर चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद। 24 घंटे 15 मिनट के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। देश के अलावा तमाम विदेशी मेहमानों की भी मौजूदगी वहां पर देखी जाएगी, जिसकी तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं। और हमारी ये चर्चा नवाज शरीफ के भारत आने को लेकर लगातार जारी है कि उसके बाद क्या द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार देखा जाएगा। और करगिल वॉर के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब नवाज शरीफ हिंदुस्तान आ रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए। विजय सोनकर शास्त्री जी बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ नहीं पाई थी। विजय जी बताइए, आप क्या जोड़ना चाह रहे थे? देखिए, चर्चा का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। पूना वाला जिस प्रकार से बातें अपनी रख रहे हैं और लड़ाई कर रहे हैं, ये शायद इनको अनुमान नहीं है कि इनके साथ जो लोग बैठे बातचीत कर रहे हैं वो लोग हैं कौन। मैं बहुत दुखी हो रहा हूं इन सब बातों का। इनके सुनना नहीं चाहते और सुनते हैं तो उसका हर चीज का ये रिप्लाई ही करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये बहुत वरिष्ठ अपने पार्टी कांग्रेस के नेता हैं। अब यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो साधारण लोग नहीं है, लेकिन ये अपनी पार्टी के एक मात्र नेता होंगे, पर हम लोग तो प्रवक्ता हैं।
लोकसभा के सदस्य रहे हैं और मैं चेयरमैन था नेशनल कमीशन। अभी वो शांत हो गए हैं। अब ये कुछ भी बोलने लगते हैं और समय बर्बाद करते हैं तो बड़ा दुख होता है। स्पेसिफिक्स में मैं पूछ रही हूँ, मैं पूछ रही हूँ सवाल। अब मैं चाहूंगा आप शांत रहिए। मैं अभी भी आप अधीर हो रहे हैं। चलिए अभी भी आप अधीर हो रहे हैं। अरे आप मैं टॉपिक चलिए जाने दीजिए, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब आपको तो शांत होना ही होगा। जी हम मुद्दे पर लौट आते हैं, हम मुद्दे पर लौट आते हैं। प्रदीप जी, मेरा सीधा सा सवाल ये है, और अभी भी खबर आ रही है कि कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ इस वक्त जारी है। हमने देखा था नवाज शरीफ के आने की बात को लेकर किस तरह से एक के बाद एक विरोध का दौर शुरू हो गया था। एक तरफ जहां पाकिस्तानी सेना नहीं चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ कट्टरपंथी संगठनों ने भी सीधे सीधे चेतावनी दे रखी थी। उन तमाम बातों को दरकिनार कर अगर नवाज शरीफ हिंदुस्तान आ रहे हैं तो उनके मन में भी तो बहुत सारी बातें होंगी ना कि हमें अपने रिश्ते सुधारने हैं। और उनकी बेटी मरियम ने भी बहुत बड़ा रोल अदा किया है उनके भारत आने में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं चित्रा। देखिए, दोनों नेताओं ने एक जोखिम लिया है। बिल्कुल। नरेंद्र मोदी ने भी जो कदम उठाया है, उनके बहुत से समर्थक भी शायद उनसे सहमत नहीं होंगे। आज विरोध भले न कर रहे हो, उनके विरोधी विरोध कर ही रहे हैं। उससे ज्यादा विरोध नवाज शरीफ को पाकिस्तान में झेलना पड़ा। बिल्कुल। वहां सेना, आईएसआई जो देश की विदेश नीति कम से कम तय करते हैं, उनके विरोध के बावजूद उनको समझाना, उनको कन्विंस करना उनके लिए बहुत आसान नहीं रहा होगा। वो आ रहे हैं, अगर कोई बात इस तरह की बनती नहीं, कोई पॉजिटिव संदेश नहीं जाता है तो दोनों को नुकसान हो सकता है। ये जोखिम लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने ये कदम उठाया है। तो निश्चित रूप से देखिए, दुनिया भर में पाकिस्तान को भी जवाब देना था। अगर नवाज शरीफ नहीं आते तो दुनिया में एक संदेश जाता कि भारत ने एक कदम बढ़ाया, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, पाकिस्तान ने हाथ थामने से इनकार कर दिया, उसका उनको नुकसान होता। तो उन्होंने अपना नफा नुकसान सबका आकलन किया, उसके बाद आने का फैसला किया है। तो इसकी वजह से वहां जो ऐसे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि भारत पाकिस्तान के बीच में शांति हो, वो लगातार गड़बड़ी करेंगे। वो लगातार इस बात की कोशिश करेंगे कि ऐसी घटनाएं हो, ऐसे काम हो जिससे ये शांति की प्रक्रिया रुके, बातचीत रुके, न होने पाए बातचीत। ये कोई आज नई बात नहीं हो रही है, हमेशा से ये होता रहा है कि पाकिस्तान में एक वर्ग है, खासतौर से जब चुनी हुई सरकार आती है तो भारत से रिश्ते सामान्य करना चाहती है। लेकिन सेना और वहां के जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो नहीं चाहते कि ऐसा हो, क्योंकि वो कट्टरपंथी तत्वों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा अगर भारत पाकिस्तान में दोस्ती हो जाए। लेकिन अवधेश जी, एक और चीज है, नवाज शरीफ ने 3-4 दिनों का वक्त भी लगाया था। उन्हें इस बात का कहीं न कहीं डर भी रहा होगा कि भारत ने जो पहल की है, अगर उसका स्वागत पाकिस्तान नहीं करता है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि और खराब होगी। ये तो ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान की कूटनीति एक अलग ट्रैक पर चलती है हमेशा। इतना पाकिस्तान अचानक निर्णय नहीं ले सकता था। कुछ बातें इन्होंने स्पष्ट कर दी है, विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, इंटेलिजेंस की क्या रिपोर्ट है, जो हमारे दूसरे साथी हैं वो क्या सोच रहे हैं दुनिया में, सारा लेते हुए इनके भाई खुद इनके जो शहबाज शरीफ हैं वो खुद सेना प्रमुख के पास गए बातचीत करने की ये क्या हो सकता है। तो इसके बाद उन्होंने टाइम लिया था, लेकिन नकारा नहीं था। लेकिन ये मत भूलो कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने और उनको शुभकामनाएं दी, फोन करके बकायदा। तो वही पाकिस्तान आने का न्योता भी दिया गया था। बस वहीं से कूटनीति शुरू हुई है। और मैं भी ये मानता हूं कि भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य होना आसान नहीं है। बिल्कुल, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे कदम बढ़ाने चाहिए जिससे आसार आगे आने वाले दिनों में अच्छे नजर आए। चला गया था, पिछले 2 साल से जड़ता की स्थिति में थी, उसको थोड़ा धक्का इस कदम से लगा है। ईश्वर करें बर्फ पिघले और बातचीत। बिल्कुल, रिश्तों पे जो बर्फ जमी हुई है वो पिघले। और कहा यह भी जाता है, आप मित्रों का चुनाव तो कर सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसियों का नहीं, और इसी वजह से पड़ोसी से संबंध अच्छे करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की ओर से इसी लाइन को आगे बढ़ाया गया है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। खबरें इंडिया न्यूज